भाई इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करवाना भी नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना भी नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई वो कब करता है? आप सोच रहे होंगे कि भाई हम नहाते धोते तो रोज हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ, पेट की सफाई की बात कर रहा हूँ। भाई वाघ भट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उस पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ते हैं तो दर्द फिर से उनको परेशान करने लग जाता है। भाई कितने ही लोग आपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, और किसी के डायबिटीज है, किसी का लीवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही इन सारी बीमारियों का जन्म होता है। भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस या मछली या फिर नॉन वेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब जो हम खाते हैं वो किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, मुंह में हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में पहुंचता है, जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें खींच लेती है, और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख लिया, अभी पीछे बताया था। तो इससे पहले कि वो खाना पच पाता, हमारे इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो जाएगा, अब वो खाना जो हमने अभी खाया है वो भी इसी रास्ते से वहीं पर पहुंचेगा। तो अब जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी उस पर प्रेशर लगेगा। किसका? जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है, और आगे तो जाम लगा पड़ा है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा, और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये हाफ डाइजेस्टेड खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है, तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरियाज के भंडार। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और ये बैक्टीरियाज हमारी इंटेस्टाइन से, यानी कि हमारे पेट की, हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, उनसे चिपक जाते हैं। अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशंस खींचने के लिए बनी है, तो जब हमारी इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशंस खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है, तो उन न्यूट्रिशंस के साथ ये बैक्टीरियाज जो पहले से ही हमारे इंटेस्टाइन से चिपके हुए थे, ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब ये लीवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे, जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे, और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो ये दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी ये पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए, ताकि हमारे इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया जमा ना होने पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरियाज सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना, फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन भी होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करें, हफ्ते में किसी दिन कर लें या महीने में कर लें। और फास्टिंग करें तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो वो फास्टिंग होगी।
और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि भाई वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और जब आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वो आपके इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि भाई आगे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, सप्लाई चाहिए, हमें जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या। तो जो बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन पे पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की वो इनर वॉल्स साफ हो जाती हैं, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वो बैक्टीरियाज हमारे खून में मौजूद हैं, तो अपने खून में से वो बैक्टीरियाज निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होता जाएगा। जो हमारी स्किन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग ना सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस में जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात में लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वो कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वो अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। भाई किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, टाइम तो मिलता ही नहीं तुम्हें, कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ मुझे। तो दोस्त, इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। भाई इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह बिजी रहता है, उन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता कि वो एक्सरसाइज करें। उस देश में भी ज्यादातर लोगों को टाइम मिल ही नहीं पाता कि वो एक्सरसाइज कर लें, इसीलिए वो अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो इधर उधर, छोटी मोटी जगहों पे, ज्यादा दूर नहीं जाना हो, वहाँ पर वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ट्रैवल करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी जगहों पे कुछ दूर जाने के लिए वहाँ तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी थाइज में जो पेल्विक मसल्स होती है ना, उन पे बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है और इसके साथ ही कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, प्रदूषण से भी हम बचे रह जाते हैं। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर डांस कर लो या फिर रनिंग कर लो, जिस तरीके से भी हो, बस अपने शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके जो पोर्स है ना स्किन के, वो एकदम क्लियर हो जाए। होता है उनको जल्दी पकाने के लिए या फिर उन पर कोई रोग ना लग जाए, इसलिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब हम उन फल और सब्जियों को खाते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। और सबसे बड़ी बीमारी जो उससे पैदा होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ ही नहीं होता। इसकी वजह से वो पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों से मिलकर बना होता है। आंवला और हरड़ त्रिफला चूर्ण के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हरड़ एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले, उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। 1 छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ, उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। भाई एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया, फिर किसी दूसरे हफ्ते आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरह अल्टरनेट तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर रहे हैं, ऐसा मत करना। अच्छा, एक राज की बात बताता हूँ। जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं ना, उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है, ये उस अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। अच्छा देखिए, अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना। अच्छा, एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वो है कि खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड खा लो अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में ना फाइबर होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में,
जब वो फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो वो ल्यूब्रिकेशन पैदा करते हैं, जिस ल्यूब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वो कहीं पर अटकता नहीं है, वो आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भर के मत खाना, खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए, 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हैं। माइंड को डिटॉक्स करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं। अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितना जरूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी माइंड को डिटॉक्स करना होता है। क्योंकि हमारे माइंड में ना बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, बहुत सारे डर है, फियर है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, पता नहीं किस किस तरह के इमोशंस हमारे दिमाग के अंदर भरे पड़े हैं, जो कभी खाली ही नहीं होते, जो वहीं पर अटके रह जाते हैं और हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, नई नई बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। उससे मानसिक बीमारियां बहुत सारी पैदा होती हैं। डिप्रेशन हो जाता है, हमेशा दुखी रहना, खोया खोया रहना, समाज से कट के रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं,